यूट्यूब चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल का पार्ट नंबर 3। इस सीरीज के 2 वीडियो आ चुके हैं और ये इस चैप्टर नंबर 5 का तीसरा वीडियो रहने वाला है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशली सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सेल जो हो, कोई भी तरह की सेल हो, उसके अंदर 3 हमें बेसिक कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, जो कि कौन कौन से होते हैं। सेल मेम्ब्रेन होगी, बीचों बीच होता है न्यूक्लियस, और उसके अंदर सेल के अंदर जो लिक्विड भरा रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो आज की क्लास में हम स्पेशली किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, जिसे कि आप लोग किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंफ्यूज नहीं होना है, सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा आप लोग इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और कई जगह पर आप लोग क्या लिखा हुआ देखेंगे? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। तो 3 नाम हो गए हैं एक ही चीज के, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। देखिए, जो सेल की बाहर की कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। मान लीजिए ये कोई सेल है हमारे पास, एनिमल सेल है, तो यहां पर जो हमने चीज ड्रॉ की है सबसे पहले, इसी को ही क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या चीज है आपकी? सेल मेम्ब्रेन इसको कहेंगे। ये सेल मेम्ब्रेन है। और मैंने बताया था कि सेल के बीचों बीच ही आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? मेनली फाउंड इन द सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, जरूरी नहीं है मेनली यानी कि हो सकती है बीचों बीच। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हो गया है, और अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड आप लोग देख रहे हैं, जेली लाइक फ्लूइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। और मैंने आपको क्या बताया है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इसी को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी को ही एक तीसरा नाम दिया गया है, वो नाम क्या है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप लोग यही लिखेंगे कि सेल की जो आउटर कवरिंग होती है इसको क्या बोलते हैं? इसी को ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो सबसे पहला आपका वाक्य होगा वो आप क्या लिखोगे? कि सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ ए सेल। सेल की जो आउटर कवरिंग है इसी को ही क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन का जो काम है वो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती है? देखिए, सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम करती है। इसको शेप देती है सेल को। उसके अलावा सेल को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। एक सेल को दूसरी सेल से अलग करने का भी काम करती है। या आप लोग बोल सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करती है? एक सेल को सेपरेट करती है। किससे? अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, यानी कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे सेल को प्रोटेक्ट करने का या फिर सेपरेट करने का काम कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन करेगी। तो सेकेंड लाइन में आप लोग लिखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करती है? सेपरेट्स एंड प्रोटेक्ट सेल्स कंटेंट। किससे प्रोटेक्ट करेगी? फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। किससे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि एक्सटर्नल क्या होता है? बाहर का। ठीक है, इंटरनल यानी कि अंदर का और एक्सटर्नल यानी कि बाहर का। सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है।
तो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है आप लोग देख सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, इसको सेपरेट करने का काम कर रही है और उसके अलावा सेल को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। किससे? अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या मिलेगा आपको, देखिए सेल के साथ ही अटैच क्या मिलेंगी, दूसरी और सेल भी दिखाई देंगी। जो सेल होती है वो आप लोगों ने देखा है कि बिल्कुल इस तरीके से एकदम साथ साथ अटैच होती है। तो इनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा हो गया है कि दो सेल के बीच में आप लोगों को थोड़ा सा गैप देखने को मिलेगा, ठीक है, दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल ही माइनर सा, यानी कि दो सेल जहां पर अटैच होगी तो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हल्का सा स्पेस दिखाई देगा, जिसको कि क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं इसको। यानी कि दो सेल के बीच में जो थोड़ी सी एकदम माइनर सी जगह है उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं। उसी को ही हमने नाम दिया ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। तो इससे क्या कर रहा है ये सेल मेम्ब्रेन, एक सेल को दूसरी सेल से अलग कर रही है, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इसको सेपरेट करने का और प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो देखिए कैसी होती है, पोरस होती है। पोरस यानी कि जैसे कि मिट्टी का घड़ा होता है, वो कैसा होता है, पोरस होता है, छोटे छोटे उसके अंदर छोटे छोटे छेद देखने को मिलते हैं जिससे कि पानी का रिसाव होता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये भी कैसी होती है, ये पोरस होती है। तो यहाँ से देखिए कुछ सिलेक्टेड मटेरियल ही क्या होता है, सेल के अंदर भी जा सकता है और सेल से बाहर भी आ सकता है। ऐसी कोई चीज़ जो कि अंदर आने जाने की अनुमति देती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो परमिट कर रही है, वो परमिशन देती है कि कोई भी सब्सटेंस उसके अंदर बाहर जा सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस टाइप की मेम्ब्रेन है, परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब ऐसा नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर किसी सब्सटेंस को अपने सेल के अंदर आने की अनुमति देती है और बाहर जाने की भी अनुमति देती है, ऐसा नहीं है। ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंस और मटेरियल अलाउड होते हैं सेल के अंदर बाहर जाने के लिए। तो सेल मेम्ब्रेन को हम किस टाइप की मेम्ब्रेन बोलेंगे, ये है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सिलेक्टेड मटेरियल ही यहाँ से सेल से इन और आउट हो सकता है, यानी कि एंटर और एग्जिट हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी कि इट अलाउ, या फिर आप लिखेंगे परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल और सब्सटेंस, ठीक है, मटेरियल और सब्सटेंस। सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, अलाउ करती है, परमिट करती है, किसको, ओनली सिलेक्टिव मटेरियल या फिर सब्सटेंस के एग्जिट और एंटर को ये क्या करती है, परमिट करती है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन आपकी वो किस टाइप की मेम्ब्रेन हो गई है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस टाइप की मेम्ब्रेन है, आप लोगों से अगर पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलोगे, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ओनली सिलेक्टेड मटेरियल और सब्सटेंस आर अलाउड और परमिट थ्रू एग्जिट और एंटर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। हर कोई एक यहाँ से इन और आउट नहीं होगा, केवल सिलेक्टेड मटेरियल। अब ये सिलेक्टेड मटेरियल कौन कौन से हैं, जैसे कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा ऑक्सीजन, ये दो गैसें हैं, ये क्या है, इनको परमिशन होती है, ये अलाउ करती है सेल इनको कि ये सेल मेम्ब्रेन से अंदर बाहर एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। उसके अलावा वाटर का मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, और भी कई इस तरीके के सब्सटेंस है जिनको कि सेल मेम्ब्रेन अलाउ करती है। कुछ फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स उनको ये अलाउ नहीं करती है सेल मेम्ब्रेन अपने थ्रू सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, किसको, सेल मेम्ब्रेन को। अब हमने ये जो नाम लिखे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर भी आते हैं और बाहर भी जाते हैं। तो किस प्रोसेस के थ्रू ये सेल के अंदर आएंगे,
तो देखिए सेल मेम्ब्रेन से जब ये होकर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन इसको कहा जाता है। यानी कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, उसके थ्रू क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है, ये कैसे आते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसके अंदर जो सब्सटेंस का मूवमेंट है वो कैसे होगा, हाई कंसंट्रेशन से, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या होता है, जब किसी सब्सटेंस का, मटेरियल का मूवमेंट होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को ही डिफ्यूजन कहा जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो मूवमेंट है वो डिफ्यूजन के थ्रू कैसे होता है। देखिए मान लीजिए ये कोई सेल है आपके यहाँ पर, ये सेल है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म हो गया इसके अंदर, और बाहर की मेम्ब्रेन हम बार बार बता रहे हैं कि कौन सी है, ये सेल मेम्ब्रेन इसको कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टेड चीज़ों को ये अपने अंदर बाहर जाने की ये परमिशन देती है। तो देखिए जब किसी सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की अधिकता हो जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा मात्रा के अंदर हो गई है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो अधिक मात्रा हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी हाई कंसंट्रेशन हो गई है। हाई कंसंट्रेशन होने का मतलब यही है, किसी सब्सटेंस की अगर हाई कंसंट्रेशन है तो इसका मतलब यह है कि वो सब्सटेंस बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा के अंदर वहाँ पर मौजूद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सेल के अंदर यहाँ पर अधिकता हो गई है, इसका मतलब है कि हाई कंसंट्रेशन यहाँ पर हो गई है। इसके कंपैरिजन में आप लोग देखोगे जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसको कि हमने क्या नाम दिया था, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोला था। यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, लेकिन वो इस सेल की तुलना में कम मात्रा में है। तो सेल के बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो किस टाइप की कंसंट्रेशन रहेगी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, जबकि बाहर आप लोग देखेंगे कि जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो अब क्या होगा कि जो सब्सटेंस है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, और इसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डिफ्यूजन बोल रहे हैं, ठीक है। डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हुआ, सेल से बाहर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो देखिए सेल के लिए कोई फायदेमंद तो है नहीं, तो किस टाइप का है ये, यानी कि यहाँ पर जरूरी नहीं है, तो सेल के अंदर इसकी जब ज़्यादा कंसंट्रेशन हुई तो इस तरीके से सेल से बाहर आ गया है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमने देखी है उसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन का भी सेम ऐसा ही प्रोसेस है। ये सेल है, जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रेजेंट है ऑक्सीजन बाहर, और सेल के अंदर है कम मात्रा में। तो क्या होगा, ये जो बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की ये मूव कर जाएगा कहाँ पर, लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि सेल की तरफ। तो किस प्रोसेस के थ्रू ये काम हुआ है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन जो है एक सिंपल प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन, इसी को ही डिफ्यूजन कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि जो डिफ्यूजन है इसके थ्रू कौन कौन सी चीज़ें सेल से परमिट हो रही है इन और आउट होने के लिए। तो दो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी कौन सी है, ऑक्सीजन है। तो ये दोनों गैस जो है किस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर सेल के अंदर इन और आउट होती है, एग्जिट और एंटर होती है, तो डिफ्यूजन, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन प्ले important role in gaseous exchange। डिफ्यूजन का जो रोल है वो किस में इंपॉर्टेंट है, जो सेल के अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा
तो डिफ्यूजन जो है इस प्रोसेस के थ्रू जो गैसियस जो एक्सचेंज है ये क्या है, इसके अंदर ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक इसी तरीके से तीसरा मटेरियल हमने बताया था कि वाटर, जो पानी है यानी कि H2O। अब ये किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन से होते हुए सेल के अंदर एंटर होता है और किस तरीके से सेल से ये बाहर आता है। तो देखिए पानी के केस में जो पानी है वो भी जो डिफ्यूजन का लॉ है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसको ही फॉलो करता है। लेकिन पानी अगर किसी मेम्ब्रेन के थ्रू इन और आउट होगा तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को ही हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस सेम है, लेकिन पानी के केस में इसी डिफ्यूजन को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस बोल देते हैं। यही इसके अंदर डिफरेंस है। तो दूसरा हमारे पास यहाँ पर मटेरियल है, वो कौन सा है, वाटर है, यानी कि H2O। तो H2O जो है वो किस तरीके से सेल से इन और आउट होगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस इसको नाम देते हैं। ठीक है, नाम याद रखना है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, कुछ भी नहीं है, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस जो है वो सिमिलर ही है डिफ्यूजन के, लेकिन डिफ्यूजन का ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर की ही, पानी की ही मूवमेंट देखने को मिलेगी। और किससे देखने को मिलेगी, किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसी मेम्ब्रेन के थ्रू जो पानी है वो अंदर बाहर अगर जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को ही ऑस्मोसिस बोलते हैं। बाकी का प्रोसेस सेम है कि पानी भी, H2O भी वहीं पर मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सेम ये डिफ्यूजन की तरह ही है। उसके बाद देखिए जो पानी का मूवमेंट है, जो वाटर का मूवमेंट है, यानी कि जो कि ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है, ये किस पर डिपेंडेंट करेगा, किस पर डिपेंडेंट होगा, ये कि पानी की जो कंसंट्रेशन है वो किस टाइप की है, पानी की कंसंट्रेशन किस टाइप की है, पानी के अंदर किस टाइप के सब्सटेंस जो है वो मिले हुए हैं। क्योंकि अगर पानी के अंदर और कोई सब्सटेंस मिलेंगे तो क्या होगा, पानी की कंसंट्रेशन पर फर्क पड़ेगा। तो ऑस्मोसिस जो है डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस मिक्स्ड इन द वाटर। तो पानी में किस टाइप के जो सब्सटेंस है वो मिक्स है, उसके हिसाब से ही जो है ऑस्मोसिस पर ये डिपेंड करेगा। और जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, यानी कि अगर पानी H2O यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बीच में क्या है, यहाँ पर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है और सेल के अंदर पानी है यहाँ पर, और इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो सेम वही डिफ्यूजन वाला हिसाब है कि हाई कंसंट्रेशन टू, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है ना, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो है ये वाटर मूव करेगा, और एक मेम्ब्रेन के थ्रू ये मूव कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस का, ये कब तक चलेगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती है। यहाँ पर जितना ज़्यादा पानी है, जितना कम है, जब तक वो बराबर नहीं हो जाता है तब तक ऑस्मोसिस चलता रहेगा। दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इनका इक्विलिब्रियम हो गया है। ठीक है, इक्विलिब्रियम हो गया है, इसका मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर जब ये रीच कर जाएंगी, पहुँच जाएंगी, तो उसके बाद जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दोनों चीज़ें आप लोग समझ गए हैं। मान लीजिए एग्जाम में लिखने को आता है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, तो क्या लिखोगे, जो डिफ्यूजन होता है ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये जरूरी नहीं है कि मेम्ब्रेन वहाँ पर हो या ना हो, गैस में भी देखने को मिलेगा, सॉलिड में भी हो सकता है, और लिक्विड स्टेट में भी ये देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। इसमें क्या होगा, इन विच वाटर मूव थ्रू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू ए परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके थ्रू जब ये मूवमेंट होगा वाटर का तो इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और सिर्फ ये पानी के केस में, लिक्विड के केस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर ही, जैसे कि व्हाट विल हैपन इफ वी पुट, क्या होगा अगर हम लोग किसी एनिमल सेल
एनिमल सेल या फिर मान लीजिए कोई प्लांट सेल या कोई भी सेल है, ठीक है, एनिमल का सेल है या फिर प्लांट का सेल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट इनटू ए शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन। समझ गए हैं क्वेश्चन आप लोग कि हमारे पास मान लीजिए कोई सेल है, एनिमल सेल भी हो सकती है, प्लांट सेल भी हो सकती है। अगर इन सेल को हम, किसी एक सेल को हम लोग नमक के पानी में या फिर चीनी के पानी में रख देंगे तो क्या होगा। यहाँ पर 3 केस आप लोगों को दिए गए हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही ध्यान से समझना है। तो देखिए पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस होगा कि मीडियम, यानी कि जिस मीडियम के अंदर, मीडियम विद हाई कंसंट्रेशन, यानी कि अगर मीडियम यानी कि सॉल्यूशन ही है यहाँ पर, जिसके अंदर कि हम लोगों को सेल को रखना है, तो जो सॉल्यूशन है हमारे पास, यानी कि जो मीडियम है, अगर उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मीडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पानी की बात हो रही है कि मीडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसके अंदर H2O की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा है। जब पानी ज़्यादा रहेगा तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का है, डाइल्यूट है। 2 टाइप का सॉल्यूशन होता है, एक तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और एक क्या बोलेंगे, डाइल्यूट टाइप का है। तो यानी कि जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा उसका मतलब क्या है कि उस सॉल्यूशन के अंदर पानी जो है वो उतनी ही ज़्यादा मात्रा के अंदर मिला हुआ है। हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और उसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, क्योंकि उसके अंदर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसा सॉल्यूशन है हमारे पास, इसके अंदर आप लोगों ने कोई सेल यहाँ पर रख दी है। इस सॉल्यूशन में क्या कर दिया आप लोग, सेल, मान लीजिए सेल जो है आरबीसी हमने यहाँ पर रख दी है इस टाइप के सॉल्यूशन में। तो आरबीसी के अंदर यानी कि मीडियम तो कैसा है, हाई कंसंट्रेशन का है। इसका मतलब यह है कि जो सेल है उसकी कंसंट्रेशन, उसके सेल के अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन है वो कैसी है, जो सेल आरबीसी है इसके अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन है वो कैसी है, कम कंसंट्रेशन है। तो कैसी सिचुएशन बनेगी, ठीक इसी तरीके की सिचुएशन बनेगी। मान लीजिए ये मीडियम है, इसके अंदर, मीडियम के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कैसी है, बहुत ही कम है, डाइल्यूट टाइप का है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, पानी जो है वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ से क्रॉस होते हुए इस सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए क्या हुआ, सेल के अंदर ये एंटर हो गया है। तो नतीजा क्या देखने को मिलेगा कि सेल क्या करेगी, बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो सेल है हमारी, प्लांट सेल, एनिमल सेल या कोई भी, यहाँ पर हमने आरबीसी लिया तो ये कैसी हो जाएगी, स्वेल अप। स्वेल अप का मतलब क्या है कि ये जो सेल है ये फूल जाएगी। अब पानी का जो मोमेंट है हाई से लो की तरफ हो रहा है, वैसे तो देखिए दोनों तरफ चलता रहता है, लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है कि ज़्यादा मूवमेंट कहाँ पर होगा, कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही होगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है, परमिएबल है, किसके लिए, पानी के लिए। तो दोनों तरफ मूवमेंट चलता रहेगा, लेकिन ज़्यादा कहाँ पर होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा, जिसकी वजह से जो आरबीसी है, सेल जो है, जो कि हमने इस टाइप के सॉल्यूशन में डाली है, जिसके अंदर की पानी का कंसंट्रेशन कैसा है, बहुत ज़्यादा है, तो वो सेल क्या होगी, स्वेलअप हो जाएगी। इतना ज़्यादा उसके अंदर पानी चला जाएगा कि वो जो सेल है वो फट भी सकती है। अब इस टाइप का अगर सॉल्यूशन, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा है अभी तक, इस टाइप का अगर कोई सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग एक नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक इस सॉल्यूशन इसको कहा जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या फिर हाइपोटोनिक मीडियम। इतना क्लियर है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारे पास जो मीडियम रहेगा, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का होगा, उसकी कंसंट्रेशन और सेल के अंदर जो पानी है लिक्विड, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए जो मीडियम की कंसंट्रेशन है, मीडियम यानी कि सॉल्यूशन की बात हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन ये किसके बराबर है,
ये सेल की कंसंट्रेशन के बराबर है। सेल की कंसंट्रेशन, मीडियम की कंसंट्रेशन और सेल की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है। इस केस में क्या होगा, जो वाटर का मूवमेंट है वो दोनों तरफ चलता रहेगा। दोनों तरफ क्यों चलेगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल है पानी के लिए, पानी इधर उधर घूमता रहेगा। लेकिन अगर आप नेट फ्लो देखेंगे कि वाटर किस तरफ हुआ है तो ये आप लोग नहीं बता पाएंगे। दोनों तरफ क्या होगा, पानी का बराबर जो है मोमेंट इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या फर्क देखने को मिलेगा कि जो सेल हमने यहाँ पर डाली है, कह रहे हैं ना कि पुट एनिमल और प्लांट सेल, अगर हमने इस टाइप के सॉल्यूशन में डाली है जिसकी कंसंट्रेशन सेल की कंसंट्रेशन के बराबर है, तो सेल पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, सेल के शेप साइज में कोई भी चेंज आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो जो साइज और शेप है, साइज एंड शेप सेल का ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, मूवमेंट जो है वो चलता रहेगा। उसके बाद अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसमें कि मीडियम और सेल की कंसंट्रेशन बराबर है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या नाम देंगे, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। तीसरा अब जो केस हमारे पास होगा उसके अंदर क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है हमारे पास मीडियम, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी और सेल के अंदर क्या होगा कि अब की बार पानी की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होने वाली है। तो इस केस में क्या होगा, जो तीसरा केस हमारे पास है, तो देखिए जो मीडियम है, मीडियम वही है यानी कि जो सेल को सराउंड कर रहा है, मीडियम जो लिक्विड, बार बार बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन या लिक्विड, इसकी जो कंसंट्रेशन है, मीडियम की जो कंसंट्रेशन, मीडियम की कंसंट्रेशन ये कैसी है, सेल की कंसंट्रेशन, सेल की कंसंट्रेशन इससे क्या है, कम है। ठीक है, कम का निशान लगा दिया है। मीडियम की कंसंट्रेशन सेल की कंसंट्रेशन से कम है, तो अब की बार क्या होगा, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पर क्या है, लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, बीच में आपके क्या है, वही जो बार बार पढ़ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन है। अब की बार क्या होगा, पानी जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ज़्यादा आएगा। जो मूवमेंट है पानी का, बार बार बता रहा हूँ कि वो दोनों तरफ चलता रहेगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन परमिट करती है पानी के मूवमेंट को। लेकिन जो नेट फ्लो है, जो ज़्यादा मूवमेंट है, वो कहाँ से कहाँ को होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा। इसका नतीजा अब क्या देखने को मिलेगा, सेल का जो सारा पानी है वो निकल चुका है, तो सेल जो है ये कैसी हो जाएगी, ये सेल जो है पिचक जाएगी। ठीक है, ये सेल कैसी हो जाएगी, ये पिचक जाएगी। अब बात क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो भी पानी था वो हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से वहाँ पर लो कंसंट्रेशन की तरफ चला गया है। एक नॉर्मल सा आप लोग एग्जाम्पल लेंगे जो कि आप लोग घर पे भी करके देख सकते हैं, जैसे कि जो किशमिश होती है, जो ड्राई ग्रेप है, जो सूखा अंगूर होता है जिसको किशमिश बोलते हैं, किशमिश को अगर आप लोग पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है कि वो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है, क्योंकि आपने पानी के अंदर डाला है, नॉर्मल पानी के अंदर, तो जो मीडियम है यानी कि पानी है वहाँ पर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, और किशमिश के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है। तो हाई कंसंट्रेशन से पानी जो किशमिश की बाहर वाली लेयर से, जो कि सेल मेम्ब्रेन सेल वाल से बनी हुई है, वहाँ से होते हुए कहाँ पर आ गया, किशमिश के अंदर आ गया। तो किशमिश का साइज जो वो कैसा हो गया, स्वेलअप हो गया है, फूल गया है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, पानी को बहुत ज़्यादा मीठा बना लिया, यानी कि शुगर बहुत ज़्यादा डाल दी है। अब पानी के अंदर पहले तो क्या था, वो प्योर वाटर था, प्योर पानी था, पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन था। लेकिन आप लोगों ने चीनी भी उसके अंदर ऐड कर दी है, तो पानी की कंसंट्रेशन पे अब कोई फर्क पड़ेगा, पानी की कंसंट्रेशन जो कि पहले बिल्कुल प्योर वाटर था, अब चीनी ऐड हो गई है, तो पानी की कंसंट्रेशन अब की बार कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो किशमिश आप लोग डालोगे उसकी कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, मान लीजिए फूली हुई किशमिश डाल दी आप लोगों ने, तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो पानी अब की बार क्या होगा, किशमिश से निकलकर बाहर वाले उस पानी के अंदर आ जाएगा मीडियम में, तो किशमिश जो है वो क्या हो जाएगी, वो पिचक जाएगी अब की बार। उसके बाद अगर ऐसा मीडियम होगा जिसमें कि कंसंट्रेशन सेम है, पानी की और जो किशमिश की कंसंट्रेशन सेम है, तो उसमें क्या होगा कि उसके शेप साइज में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन का नाम आपको याद रखना है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन कौन सा है, हाइपोटोनिक। इसमें क्या है, हाई कंसंट्रेशन होती है, हाइपोटोनिक में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। दूसरा है आइसोटोनिक, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के बराबर ही होगी,
तीसरा जो सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी सेल की तुलना में। तो ये इंपॉर्टेंट जो थे यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किए केस। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही कुछ बात। देखिए 2-3 और इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उनको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो देखिए कुछ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल से बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल आपको मैंने बताए थे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, इस टाइप के जो सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है जो कि किस टाइप के हैं, फ्रेश वाटर ये ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या करते हैं, ये वाटर कहाँ से लेते हैं, यानी कि आप लोग क्या लिखोगे फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एक सेल से बना हुआ जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या करते हैं, यानी कि जो पानी का इंटेक करते हैं, वाटर का जो इंटेक होगा, पानी कैसे इनके अंदर जाएगा, इंटेक थ्रू प्रोसेस ऑफ, इंटेक बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, या आप लोग लिख लो डायरेक्ट ऑस्मोसिस, ठीक है। जो यानी कि एक्वेटिक जो सेल है, पानी के अंदर जो सेल आप लोगों को मिल रही है यूनिसेलुलर यानी कि ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, जो पानी को लेने का काम करते हैं, ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू करेंगे, ऑस्मोसिस। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से जो पानी आएगा किस प्रोसेस से आएगा, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और डिफ्यूजन अलग है केस, ठीक है, यानी कि पानी को छोड़कर और दूसरे सब्सटेंस के अगर जो यही प्रोसेस देखने को मिलेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसको क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन बोल देते हैं। उसके बाद देखिए जो प्लांट्स की रूट होती हैं, प्लांट्स रूट, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, मान लीजिए पेड़ है हमारे पास पूरा इस टाइप से, तो इसकी जो रूट्स आप लोग देखेंगे जो कि मिट्टी के अंदर है इस टाइप से, तो ये पानी को एब्जॉर्ब, वाटर को एब्जॉर्ब किस प्रोसेस के थ्रू करेगी, यहाँ पर सेल्स हैं, सेल से बनी हुई रहेंगी रूट्स भी, तो इनके थ्रू ये पानी जब यहाँ पर अंदर जाएगा तो किस प्रोसेस से जा रहा है, ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जा रहा है। आप लोग लिखेंगे प्लांट्स रूट्स जो है ये एब्जॉर्ब करती है वाटर को, एब्जॉर्ब्स वाटर बाय ऑस्मोसिस। यानी कि आप लोगों से अगर पूछा जाए कि ऑस्मोसिस का क्या रोल है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये चीज बताएंगे। उसके बाद देखिए दूसरा केस हमारे पास था डिफ्यूजन का, ठीक है, मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन जो है सेल के अंदर वो क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है, पहले भी डिस्कस किया था ये पॉइंट, यानी कि जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है सेल के अंदर, उसके लिए क्या है, डिफ्यूजन यहाँ पर जरूरी है। तो आप लोग लिख देंगे गैसेस का जो एक्सचेंज है उसमें क्या है, डिफ्यूजन का बड़ा रोल है। उसके बाद देखिए सेल मेम्ब्रेन के अगर और हम लोग पढ़ें डिस्कस की भाई फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, न्यूट्रिशन लेने का भी काम करती है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, यानी कि जो अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है यहाँ से क्या करती है, न्यूट्रिशन लेने का भी काम करती है। न्यूट्रिशन भाई ऑल्सो थ्रू सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है बाहर का, यहाँ पर तरह तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है एनर्जी के लिए, तो सेल क्या करती है, उसको लेने का भी काम करती है, यानी आप लोग लिखेंगे जो न्यूट्रिशन का काम है वो भी करती है। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होती है, ये लचीली होती है। कौन, सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। इसका क्या मतलब है कि इससे सेल को क्या मिलता है, लचीलापन मिलता है, थोड़ा अपना वो शेप साइज जो है वो चेंज कर लेती है, फिक्स नहीं होती है शेप साइज, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेज आ जाता है। किसकी बदौलत आता है ये, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो कैसी होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है। और सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, मेड बाय ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल। और कौन कौन सा मटेरियल है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। किससे बनी रहेगी सेल मेम्ब्रेन, लिपिड्स एंड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन क्या करते हैं,
सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। जो आउटर लेयर है सेल की, वो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड या फिर प्रोटीन से ये बनी रहती है। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, ये लचीली होती है। किसकी वजह से लचीली होती है? ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, फ्लेक्सिबल है। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखिए एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि जो अमीबा है, अमीबा आप लोगों को पता है क्या चीज़ है? यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से ही बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर आप लोगों को न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये अमीबा की है। अमीबा को जब देखिए फूड कैप्चर करना होता है, जब यानी कि ये सभी लोग खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, तो अमीबा का भी यही प्रोसेस है। तो अमीबा जब फूड इनटेक करेगा तो ये किस टाइप से करेगा? मान लीजिए यहाँ पर ये ऐसा पार्टिकल है जो इस अमीबा को लेना है, इसको फूड के रूप में इसको लेना है, तो क्या करेगा ये अमीबा? बाहर की जो कवरिंग है, ये क्या चीज़ है? यही कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन है बाहर की कवरिंग, क्योंकि एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन है। तो इस फॉरेन पार्टिकल को देखकर अमीबा जो है वो अपना शेप जो है वो चेंज कर लेता है। इस टाइप से शेप कर लिया इसने, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल यहीं पर है, मान लीजिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, इससे न्यूक्लियस है, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से अमीबा ने अपनी बना ली है। ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये प्रोजेक्शन, इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया यानी कि ये क्या होते हैं? स्यूडो यानी कि फॉल्स, और पोडिया क्या होते हैं? फिट, यानी कि नकली पैर देखने में, ठीक है। स्यूडोपोडिया इस टाइप से जो है स्ट्रक्चर कर ली है। समझाने का सिर्फ यहाँ पर एक यही मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, तो इस टाइप से स्यूडोपोडिया बना लिया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप लोग क्या देखेंगे? जो अमीबा है उसने इस टाइप से स्ट्रक्चर करते हुए इस फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लिया है। यहाँ पर फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लिया, ये न्यूक्लियस है इसका। उसके बाद में क्या होगा? नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप लोग देखेंगे कि अमीबा फिर से उसी शेप में आ गया, ये न्यूक्लियस है, और ये जो फूड पार्टिकल है वो यहाँ पर इस तरीके से आ गया है। तो ये जो प्रोसेस है, ऐसा ही प्रोसेस कहाँ पर देखने को मिलता है? वाइट ब्लड सेल्स में, जो हमारी WBC है उसके अंदर भी देखने को मिलता है। जो कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो सेम इसी टाइप से वो उसको कैप्चर कर लेती है, चाहे फूड पार्टिकल हो या कोई फॉरेन पार्टिकल हो, ऐसे सेल उसको कैप्चर कर लेती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल है। तो ये जो प्रोसेस है इस टाइप का जो हमने यहाँ पर समझा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, और ये किस लिए होता है? एंगल्फ क्या होता है? यानी कि निगलना, एंगल्फ फूड और अदर पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब फूड या फिर फॉरेन पार्टिकल को निगलती है सेल, यानी कि एंगल्फ करती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखने के लिए कहे तो आप लोग क्या लिखोगे? अमीबा का एग्जाम्पल दोगे, और WBC का भी एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो। तो ये कुछ फंक्शन है किसके? सेल मेम्ब्रेन के हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए सेल मेम्ब्रेन की तरह एक और चीज़ भी पाई जाती है जिसको कि बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन, दोनों में क्या डिफरेंस है? सेल मेम्ब्रेन जो है वो सभी के अंदर मिलेगी, प्लांट सेल के अंदर भी होती है, एनिमल सेल के अंदर भी होती है। लेकिन जो सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल है, ये किसके अंदर देखने को मिलेगी? ये देखने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट सेल के अंदर। ये प्लांट है, प्लांट सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा? सेल वॉल देखने को मिलेगी। मान लीजिए ये कोई ज़्यादातर रेक्टेंगुलर इस टाइप की शेप रहती है प्लांट सेल की, तो ये प्लांट सेल है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, उसके बाद न्यूक्लियस दिखाते हैं सेल का, और यहाँ पर क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये अभी तक एनिमल सेल है, समझ लीजिए। बस अगर इसके बाहर एक और आप लोगों ने अगर मेम्ब्रेन बना दी है, एक और कवरिंग इस टाइप से बना दी, तो इसका मतलब क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन हो गई है। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो कौन सी है? वो सेल मेम्ब्रेन है, और बाहर की जो कवरिंग है बाहर वाली, ये क्या है? सेल वॉल है। तो जो प्लांट सेल है इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन की कवरिंग देखने को मिलती है जिसको कि सेल वॉल कहा जाता है।
तो सेल वॉल जो है, सेल वॉल ये क्या होती है, एक रिजिड कवरिंग है। रिजिड यानी कि हार्ड टाइप की कवरिंग है, रिजिड कवरिंग विच कवर्स किसको कवर करेगी, ये सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, सेल वॉल जो है एक एक्स्ट्रा रिजिड कवरिंग है जो कि किसको कवर करेगी, सेल मेम्ब्रेन को कवर करेगी। किसके अंदर, इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में जब आप लोग डिफरेंस लिखते हैं तो ये डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस यही लिखा जाता है कि जो एनिमल सेल है इसमें सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल जो है इस तरीके से मिलेगी। उसके बाद देखिए जो सेल वॉल है जो हम पढ़ रहे हैं, सेल वॉल जो है ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है सेलुलोज से, सेलुलोज से बनी हुई रहती है। सेलुलोज जो है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, सिंपल सब्सटेंस नहीं है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। जो ह्यूमन बॉडी है हमारी ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। जो ग्रीन वेजिटेबल्स है तो जाहिर सी बात है जो उनकी सेल है, सब सेल पर क्या है, एक कवरिंग देखने को मिलती है जिसको कि सेल वाल बोलते हैं और वो सेलुलोज से बनी हुई है। तो इसलिए सब्जी वगैरह को पकाकर खाया जाता है कि जो सेल वाल है वो डैमेज हो जाती है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना आसान है। तो सेल वॉल जो है वो किससे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई है। और सेलुलोज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इसका मतलब क्या है कि ये प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट सेल को। आप लोग देखेंगे ना कि प्लांट सेल जो कैसी होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एनिमल सेल की बजाय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी है, प्लांट सेल है। पेड़ पौधों में आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से सेलुलोज की बनी हुई है और काम क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना किसको, प्लांट्स को। उसके बाद एक और प्रोसेस देखने को मिलता है जिसको कि बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस आप लोग समझ गए, जो फूड और फॉरेन पार्टिकल को कैप्चर करती है सेल, तो वो है एंडोसाइटोसिस। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो टर्म है यहाँ पर ये है प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा था, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, सेल की कंसंट्रेशन कम है, पानी मेम्ब्रेन से होते हुए क्या हुआ, सेल के अंदर घुस जाता है, उसका साइज जो है वो बड़ा हो गया, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या था कि मीडियम की कंसंट्रेशन कम, सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो पानी सेल से निकल कर क्या हुआ, मीडियम के अंदर आ गया। जो सेल है वो कैसी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, यानी कि पिचक जाती है। तो देखिए सेल वाल के केस में क्या होगा, जैसे कि हमने आरबीसी डाली थी ऐसे मीडियम के अंदर, तो क्या बताया था, आरबीसी जो है वो क्या हो गई है, वो पिचक जाती है, श्रिंक हो जाती है। मान लीजिए ऐसे मीडियम के अंदर आप लोगों ने प्लांट सेल डाल दी है, ये क्या है, प्लांट सेल है, सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर एक और कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, और अंदर न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इसके अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है, ये कैसी है, मान लीजिए ज़्यादा है। और जो सराउंडिंग मीडियम है यहाँ पर, जो सराउंडिंग मीडियम है, जो लिक्विड है यहाँ पर, इसके अंदर जो H2O की कंसंट्रेशन है वो कैसी है, वो कम है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर, ये हाइपरटोनिक, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए कि सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी सेल से निकलकर कहाँ पर आ जाएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ आ जाएगा। नतीजा क्या होता है, सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है, वो पिचक जाती है। लेकिन सेल वॉल जो है वो मैंने आपको बताया कि कैसी है, वो रिजिड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो रिजिड है, हार्ड है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। तो सेल यहाँ पर पिचकेगी, लेकिन कैसे पिचकेगी, जो सेल वॉल है वो अपनी ठीक पोजीशन में रहेगी, जो अंदर का मटेरियल है सेल का वो पिचक जाएगा, क्योंकि पानी जो है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ चला गया है। तो इस टाइप की एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, यही सेल है। मान लीजिए सेल वॉल जो है वो वैसे की वैसी रहेगी, यहाँ पर सेल जो वॉल है वो वैसे की वैसी रहेगी, क्योंकि ये स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है, और अंदर का मटेरियल जो है ना वो इस तरीके से पिचक जाएगा। न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। तो इस तरीके जो अंदर का जो सेल का मटेरियल इकट्ठा हो गया है ना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस स्ट्रक्चर को बोला जाता है। समझ गए ये चीज़। उसके बाद देखिए सेल वॉल जो है,
सेल वॉल जो है ये क्या करती है, कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि फंगस है, बैक्टीरिया हो गए, इसके ऐसे कुछ भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सेल वॉल जो है ये क्या करती है, प्लांट्स के अंदर और फंगस या फंगी या और उसके अलावा बैक्टीरिया, इनको क्या करने का काम करती है, इनको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से भी बचाती है, यानी कि डाइल्यूशन बोलते हैं ना, हाइपोटोनिक के अंदर क्या होता है, पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा यानी कि वो डाइल्यूट है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से इनको बचाने का काम करती है। बचाने का कैसे, मैंने आपको बताया था कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन पानी की ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, पानी सेल के अंदर घुस जाता है, सेल फूल जाती है, स्वेलअप हो जाती है और बस्ट भी हो जाती है, कई बार वो फट भी जाती है। तो जो पौधों की सेल है जो कि पानी के लगातार संपर्क में रहती है, कुछ फंगस जो कि पानी के अंदर है, बैक्टीरिया जो कि पानी के अंदर है, ये लगातार पानी के अंदर रहते हैं और पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी हाई कंसंट्रेशन से इसके अंदर घुस जाएगा सेल के अंदर, तो क्या ये सेल जो है वो फट जाएगी, तो वो नहीं फटेगी। क्यों नहीं फटेगी, क्योंकि जो सेल वॉल है वो सेलुलोज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से बनी हुई है और वो क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है, हाइपोटोनिक के जो खतरनाक इफेक्ट है कि पानी अंदर जाके सेल जो है फूल जाएगी और फट जाएगी, उस चीज़ से इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, पूरा डिटेल के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन को। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।